कि डायबिटीज़ क्या है और इसका कैंसर के साथ क्या ताल्लुक है। इस बीमारी का रिस्क भी इस मरीज में बढ़ सकता है। डायबिटीज़ भी हो और कैंसर भी हो तो उसको किन मुश्किलात से जो है गुजरना पड़ता है। इन मरीजों के अंदर मुश्किलात बढ़ जाती हैं। तो कैंसर भी साथ जब है तो क्या वो रुकावट बनते हैं इस तरह की इंसुलिन और शुगर की जो दवाइयाँ हैं। इंसुलिन से इन मरीजों में शुगर कंट्रोल करना ईजी होता है। इसका डॉक्टर्स भी अलग अलग होने चाहिए या एक ही डॉक्टर ट्रीट कर सकता है। डायबिटीज़ की वजह से कैंसर की कुछ ऐसी अद्वियात हैं जो इस्तेमाल नहीं की जा सकती। तो हर मेडिसिन के एक लिस्ट होती है, वैल्यू 110 से 120 है। जो डायबिटीज़ है उनको सर्जरी में ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। शुगर के पेशेंट में जख्म जो है वो जल्दी नहीं भरता। अगर मरीज को नींद की कमी हो तो क्या दोनों बीमारियों पे असर होता है। ये तो क्या वो शुगर अपनी बिल्कुल छोड़ दें। फास्ट फूड और पैक फूड किस हद तक जो है खतरनाक है इन पेशेंट्स के लिए। ऐसे मरीजों के लिए कोई खास डाइट प्लान होना चाहिए। कीमोथेरेपी के बाद क्या शुगर लेवल बिगड़ सकता है। फॉलो अप कितना ज़रूरी है। तो हमारे कैंसर के मरीज इतने ज़्यादा नहीं मरते, इसकी निस्बत बाकी मर्ज इससे ज़्यादा भी खतरनाक है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कैंसर स्पेशलिस्ट क्लिनिक का पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं कैंसर से जुड़े हकीकी मसाइल और हल की। आज का हमारा मौजू कैंसर और डायबिटीज़ है जिस पर हम आगे बात करने जा रहे हैं। यानी एक शख्स जिसको कैंसर भी है और साथ ही साथ डायबिटीज़ का भी वो शिकार है, तो इसमें उसकी ग़िज़ा, इलाज और बाकी मैनेजमेंट वो पर किस तरह वो मुतासिर हो सकता है कैंसर। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अतीक अनवर ख़ान जिन्होंने कई ऐसे मरीज़ों का इलाज किया है जिन्हें ये दोनों बीमारियां एक साथ लाहक थीं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बताएं कि डायबिटीज़ क्या है और इसका कैंसर के साथ क्या ताल्लुक है। देखिए, ज़ियाबतीस खुद एक मर्ज़ है जिसको आमतौर पे हम कहते हैं कि शुगर का मर्ज़ लाहक हो गया। ज़ियाबतीस और शुगर कैंसर का आपस में कोई ख़ास ताल्लुक नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली इस तरह है कि शुगर चूँकि बीमारी जो है इंसान के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त को कम करती है और हमें इस चीज़ का अच्छी तरह से पता है कि इम्यूनिटी कम होने से बहुत सारी बीमारियां लाहक होती हैं, जिनमें से कैंसर की बीमारी भी है जो कि लोगों के अंदर इम्यूनिटी कम होने की वजह से हो सकती है। तो शुगर डायरेक्टली तो किसी पेशेंट को कैंसर नहीं कर सकती, लेकिन शुगर की वजह से चूँकि मरीज़ के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, तो दूसरी बीमारी के साथ इस बीमारी का रिस्क भी इस मरीज़ में बढ़ सकता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि बढ़ जाता है ख़तरा, तो क्या कोई ख़ास कैंसर भी है जो ज़ियाबीट्स के मरीज़ों में जो है वो बढ़ जाए। ऐसा तो कोई ख़ास रिलेशन नहीं है कि हम कहें कि ये कैंसर्स हैं जो कि डायबिटिक या ज़ियाबीतीस के मरीज़ों में हो सकते हैं, लेकिन चूँकि हमें पता है कि जो हमारे जिस्म में पैंक्रियाज जिसे हम लबलबा कहते हैं, उसमें ही जब इंसुलिन बनना ख़त्म होती है तो पेशेंट को ज़ियाबतीस का मर्ज़ लाहक हो जाता है। लेकिन ये देखा गया है कि जिन मरीज़ों को डायबिटीज़ होती है उनको आमतौर पर अगर कैंसर होता है तो वो पैंक्रियास का कैंसर आमतौर पर देखा गया है। या हम यूँ कह सकते हैं कि जो हमारे पास पेशेंट पैंक्रियास या लबलबे कैंसर के साथ आते हैं उन्हें आमतौर पर ज़ियाबतीस का मर्ज़ भी साथ हुआ होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जब दो मरीज़ के अंदर ये दोनों चीज़ें हो, डायबिटीज़ भी हो और कैंसर भी हो, तो उसको किन मुश्किलात से जो है गुजरना पड़ता है। क्या मुश्किलात पेश आती हैं फिर। ज़ियाबतीस के मरीज़ को ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे होते हैं। डाइट उसकी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होती है, यानी कि उसको खाने पीने में बहुत मुश्किलात होती हैं और ज़ियाबतीस की वजह से उसकी लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो फेस कर रहा होता है। इस स्ट्रेस के साथ उसकी बॉडी के अंदर जब कैंसर जैसी बीमारी आती है तो आप कह सकते हैं कि स्ट्रेस बढ़ जाता है। दो बड़ी बीमारियां उसके जिस्म के अंदर दाखिल हो चुकी होती हैं। एक तरफ वो शुगर के मर्ज़ के साथ लड़ रहा होता है तो साथ में उसको कैंसर के मर्ज़ से भी लड़ना पड़ जाता है। दोनों बीमारियों के अंदर इलाज भी लंबा है और मुश्किल भी है, तो इन मरीज़ों के अंदर मुश्किलात बढ़ जाती हैं और इनको इलाज, जब कैंसर का इलाज करवा रहे होते हैं तो वहाँ पर शुगर का मर्ज़ चूँकि कंट्रोल नहीं हो रहता या शुगर का मर्ज़ वो कंट्रोल कर नहीं पा रहे होते, तो उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स इन मरीज़ों में ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाते हैं जो ज़ियाबतीस ना होने की वजह से दूसरी मरीज़ों में कम नज़र आते हैं। आमतौर पे कैंसर का जो इलाज है वो कीमोथेरेपी से भी किया जाता है, तो कीमोथेरेपी का जो है वो डायबिटीज़ के पेशेंट के ऊपर क्या असर होता है। कीमोथेरेपी का कोई डायरेक्ट असर नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते कि जिसमें इसको कीमोथेरेपी लग रही है वो उसके शुगर के मर्ज़ के ऊपर कोई असर डालेगी, लेकिन ये है कि कीमोथेरेपी की वजह से चूँकि पेशेंट्स के अंदर उल्टी, मतली और खाना पीना कम हो जाने की शिकायत पाई जाती हैं, जो कि आमतौर पे आपने देखा होगा जो पेशेंट कीमो लगवा रहे होते हैं उनका खाना पीना कम हो जाता है, उनको भूख नहीं लगती, तो उनकी जो डाइट कम होती है तो उनके अंदर वीकनेसेस दूसरे मरीज़ों की निस्बत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि शुगर इटसेल्फ पेशेंट को ऑलरेडी
वीक कर चुकी होती है। इन मरीज़ों को वीकनेस रहती है, जिस्म के अंदर कमज़ोरी रहती है, क्योंकि शुगर के मरीज़ों के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है वो पट्ठों की कमज़ोरी है। तो कीमोथेरेपी की कमज़ोरी और ज़ियाबतीस की कमज़ोरी मिलने से इन लोगों को इस तरह की वीकनेस और इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करने पड़ रहे होते हैं दूसरे मरीज़ों की निस्बत। शुगर के पेशेंट जो होते हैं वो इंसुलिन और शुगर की जो टैबलेट्स होते हैं वो ले रहे होते हैं, तो कैंसर भी साथ जब है तो क्या वो रुकावट बनते हैं इस तरह की इंसुलिन और शुगर की जो दवाइयाँ हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हर दवाई अपने मर्ज़ का इलाज कर रही होती है। लेकिन हम जब कीमोथेरेपी की मेडिसिन देते हैं तो हम इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि उनका किसी दवाई के साथ इंटरेक्शन ना हो। तो ये चीज़ तो हम पहले से ही चेक कर रहे होते हैं कि हो सकता है कि शुगर की ऐसी दवाई है जिसका कीमो की मेडिसिन के साथ इंटरेक्शन या कोई ऐसा है रिएक्शन कि जो हम देने से दोनों की असर में कमी या ज़्यादती हो सकती है। ये चीज़ें तो हम देख रहे होते हैं, लेकिन आप ऐसा ये नहीं कह सकते कि शुगर की जो दवाई है वो कीमो की असर में कमी पैदा कर देगी या कीमो की दवाई उसके असर में, बल्कि आमतौर पे हम लोग प्रेफर करते हैं पेशेंट्स में कि वो इंसुलिन पे शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि इंसुलिन से इन मरीज़ों में शुगर कंट्रोल करना ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू हम उनको ओरल मेडिसिन यानी कि टैबलेट्स पे रखें। तो अभी जैसे आपने बताया, तो ऐसी सूरत में पहला कदम क्या होना चाहिए फिर? देखिए, जब हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसको शुगर भी है ऑलरेडी, और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको ब्लड प्रेशर शुगर दोनों मर्ज लाहक हैं, और अब वो पेशेंट फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर के साथ हमारे पास आ गया या कोई मेल पेशेंट कैंसर के साथ आ गया, तो ऐसी सिचुएशन में हमने सबसे पहले इन चीज़ों को एड्रेस करना होता है कि ये पेशेंट में अगर पॉजिटिव है मर्ज, तो क्या ये मरीज़ इनकी दवाई ले रहा है। अगर दवाई ले रहा है तो हम उनकी दवाइयों को चेक करते हैं, और साथ में हम उनको ये भी एडवाइस करते हैं कि आप इनके मुतालिक जो बेसिक्स ज़रूरी टेस्ट हैं वो कीमो से पहले कर लें, ताकि हम फॉलोअप में उनको भी मॉनिटर कर सकें कि कहीं वो डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे। इसके अलावा हम इन पेशेंट्स को कीमो शुरू होने से पहले डायबिटिक के पेशेंट डॉक्टर्स या ब्लड प्रेशर के जो डॉक्टर उसके साथ एक विज़िट करवा देते हैं, ताकि वो कीमोथेरेपी शुरू होने से पहले एक तो उनकी असेसमेंट कर ले, दूसरा उनका जो प्लान है ट्रीटमेंट का, डाइट प्लान, वो एडजस्ट कर ले, ताकि जब पेशेंट कीमोथेरेपी के लिए आए तो ये प्रॉब्लम जो है वो उस दौरान में वर्स ना हो जाए या बढ़ ना जाए। उसके बाद फिर हम कीमोथेरेपी की तरफ आते हैं, और कीमोथेरेपी की जो ट्रीटमेंट है या रेडिएशन की ट्रीटमेंट है, जो भी हमारा इलाज है वो शुरू किया जाता है। सही। अच्छा, जो पेशेंट इन दोनों में मुब्तला होते हैं, इन दोनों बीमारियों में, तो उनके लिए डॉक्टर्स भी अलग अलग होने चाहिए या एक ही डॉक्टर ट्रीट कर सकता है इनको? जी बिल्कुल ऐसे ही है, दोनों चीज़ों के डॉक्टर मुख्तलिफ होंगे। मैं कैंसर का डॉक्टर हूँ तो मैं कैसे शुगर के डॉक्टर को प्रॉपर एडवाइस दे सकता हूँ। ऑब्वियसली इसके लिए प्रॉपर शुगर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। तो जब हमारे पेशेंट हमारे साथ ट्रीटमेंट में होते हैं तो हम उनको पैरेलल यानी कि साथ साथ जहाँ पे हम उनका कैंसर का इलाज कर रहे होते हैं वहाँ पर हम उनको शुगर के स्पेशलिस्ट या ब्लड प्रेशर के स्पेशलिस्ट के साथ भी उनको राब्ते में रखते हैं, ताकि उनकी ये बीमारियाँ भी फॉलोअप में रहें और कंट्रोल में रहें। डायबिटीज़ की वजह से कैंसर की कुछ ऐसी अद्वियात हैं जो इस्तेमाल नहीं की जा सकती? ऐसा तो कोई पिन पॉइंट नहीं हम कर सकते किसी भी मेडिसिन को। सही। लेकिन जब भी हम कीमोथेरेपी शुरू करते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया कि हम देख लेते हैं कि इसका इंटरेक्शन किस किस मेडिसिन के साथ है। तो जब पेशेंट आता है तो उसके पास पूरी लिस्ट होती है कि मैं कौन सा ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, शुगर के लिए इंसुलिन लगवा रहा हूँ या मैं कोई टैबलेट ले रहा हूँ। तो हमारे पास भी जो कीमोथेरेपी मेडिसिन हम एडवाइस करने जा रहे होते हैं, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में है चाहे इंजेक्शन फॉर्म में है, तो हर मेडिसिन के एक लिस्ट होती है कि किन किन मेडिसिन के साथ इसका इंटरेक्शन है, तो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड होती है, हमें पता होता है। अगर उस लिस्ट में से कोई ऐसी मेडिसिन है जो शुगर की है और वो पेशेंट ले रहा है, तो हम उसको फ़ौरन चेंज कर देंगे या उसको डॉक्टर के पास वापस भेजेंगे कि इसको चेंज कराए और उसको रोक दिया जाएगा। क्योंकि दोनों अगर हम पैरेलल स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल ये सच बात है कि दोनों में से किसी एक बीमारी का जो इलाज है वो ठीक से नहीं हो पाएगा। अच्छा, मरीज़ का जो ब्लड शुगर लेवल है वो कितना होना चाहिए दौरान इलाज? दौरान इलाज उतना ही होना चाहिए जितना एक नॉर्मल शुगर का पेशेंट जो है अपने लेवल्स मेंटेन करता है। जैसे हमें पता है कि अगर हम फास्टिंग निहार मुँह जिसे हम कहते हैं खाली पेट शुगर चेक करवाते हैं, तो उसकी आमतौर पे मैक्सिमम वैल्यू 110 से 120 है, उसके अंदर रहना चाहिए। अगर पेशेंट ने खाना खाकर अपना टेस्ट करवाया है तो 160 से 180 तक, 160 से 180 तक उसकी वैल्यू रहनी चाहिए। तो जब हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं कैंसर का, तो उस वक्त भी हम चाहेंगे कि हमारे पेशेंट की वैल्यू इन्हीं वैल्यूज़ के अंदर मेंटेन रहे। शुगर कंट्रोल रहेगी, पेशेंट्स की इम्यूनिटी मेंटेन रहेगी। शुगर कंट्रोल रहेगी तो पेशेंट के जो पट्ठों में दर्द या थकावट या नकाहत है वो नहीं होगी, तो पेशेंट को कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स कम होंगे। इम्यूनिटी अच्छी होने से पेशेंट की बॉडी दूसरे मर्ज़ के साथ लड़ने में
बेहतर यानी कि वो कर सकती है। अच्छा, क्या डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट्स हैं जिनको डायबिटीज़ है उनको सर्जरी में ज़्यादा मुश्किल हो सकती है, ख़तरा हो सकता है उनको सर्जरी के बाद? जी, सर्जरी में डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं, शुगर के मरीज़ होते हैं, उनको काफ़ी मुश्किलात होती हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है वो ये कि शुगर के पेशेंट में ज़ख़म जो है वो जल्दी नहीं भरता, जल्दी ठीक नहीं होता। तो इसलिए जब हमारे पेशेंट कैंसर के पेशेंट होते हैं, जब हम उन्हें सर्जरी के लिए भेजते हैं तो उस वक्त ये बहुत ज़रूरी होता है कि उनकी शुगर बहुत अच्छी कंट्रोल में चाहिए, और सर्जन्स भी ऑब्वियसली इस चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं। तो सर्जरी के बाद जो ज़ख़म भरने की जो टाइम है वो बढ़ जाता है इन मरीज़ों में जो शुगर के पेशेंट होते हैं। सही। और जो दूसरे पेशेंट हैं उनमें ऐसा नहीं होता। तो इन पेशेंट में टाइम जो है वो बढ़ जाता है रिपेयर का, या आप कैसे रिकवरी का, जो कि हमारे ट्रीटमेंट में भी गैप बढ़ा सकता है। तो ये मुश्किल हमें फेस करनी पड़ती है। सही। अगर मरीज़ को नींद की कमी हो तो क्या दोनों बीमारियों पे असर होता है? जी बिल्कुल, ये डॉक्यूमेंटेड है कि जो लोग कम सोते हैं या जिनकी नींद पूरी नहीं होती, उनकी बॉडी स्ट्रेस में रहती है, वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाते। और स्ट्रेस आपको पता है जब बॉडी में होता है तो उस वक्त बीमारी जो है वो अपना काम ज़्यादा करती है। तो ये दोनों बीमारियां जो हैं स्ट्रेस बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा डैमेजेस क्रिएट करती हैं। तो इन मरीज़ों की जो शुगर के पेशेंट भी है और साथ कैंसर के पेशेंट हैं, इनकी नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है। सही। अच्छा, आम तौर पे आजकल देखा जाता है कि लोग जो है मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो ऐसे मरीज़ों को क्या करना चाहिए? तो क्या वो शुगर अपनी बिल्कुल छोड़ दें, जिनको डायबिटीज़ भी है और कैंसर का भी इलाज कराना चाह रहे हैं? नहीं, मीठा बिल्कुल बंद तो ना करें। पेशेंट जो शुगर के पेशेंट होते हैं वो ऑलरेडी एक डाइट प्लान के साथ चल रहे होते हैं, जिन्होंने अपनी शुगर कम की होती है, लेकिन वो थोड़ी बहुत शुगर ले रहे होते हैं। लेकिन मुकम्मल तौर पे शुगर बंद करना भी ठीक नहीं, क्योंकि शुगर जो है हमारी बॉडी के अंदर जो आप कह सकते हैं कि एनर्जी प्रोडक्शन में यूज़ होती है। तो लेकिन जब हमारे कैंसर पेशेंट हमारे पास आते हैं जो डायबिटिक भी होते हैं, तो वहाँ पे हमारे लिए चैलेंज तो होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक डाइट प्लान जो शुगर का चल रहा होता है उस पर चल रहे होते हैं, और साथ में उनका क्वेश्चन ये होता है कि कैंसर के इलाज के दौरान हमें किन चीज़ों का परहेज़ करना है। तो हम कोशिश करते हैं कि उनको उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करें और ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन ना दें, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी कुछ खाना छोड़ चुके होते हैं। अगर हम रिस्ट्रिक्शन देंगे तो पेशेंट के पास फिर खाने के लिए बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। तो इसलिए इन पेशेंट्स को इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं दी जाती। हाँ, ये है कि शुगर लेवल कंट्रोल रखने के लिए शुगर वाली चीज़ों को कम कर दिया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर बाज़ मरीज़ जो हैं वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं, तो उनको शुगर के साथ और क्या चीज़ देनी चाहिए ताकि वो थोड़े से सेहतयाब हो जाएं और फिर इलाज की तरफ आएँ? डिपेंड करता है कि उस पेशेंट की वीकनेस या उसकी बॉडी के अंदर किस चीज़ का लॉस है, कौन सी चीज़ ज़ाया हो रही है। सही। कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जो जिस्मानी तौर पे इतने कमज़ोर होते हैं, उनके जिस्म का जो मसल है वो ख़त्म हो रहा होता है, वेस्टिंग हो रही होती है, पट्टे जो है वो बहुत सुकड़ रहे होते हैं। इन पेशेंट्स को प्रोटीन चाहिए होती है ताकि उनके पट्टे बने, उनके अंदर जान आए, बॉडी जो है मैसिएटेड या जो डाउन हो रही थी ठीक हो। तो पेशेंट को जो है हम देखते हैं कि उस पेशेंट को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है कुछ पेशेंट्स को हमें फैटी एसिड्स ज़्यादा देने पड़े, उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी बॉडी की बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं। कुछ पेशेंट में हम कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा दे रहे होते हैं, कुछ पेशेंट्स के अंदर प्रोटीन डाइट को हम दे भी रहे होते हैं, और कुछ पेशेंट में प्रोटीन डाइट को बिल्कुल रोक रहे होते हैं कि वो उसको नुकसान दे सकती है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। तो डिफरेंट पेशेंट्स के अंदर डिफरेंट डाइट प्लान होते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट उसकी ट्रीटमेंट के मुताबिक की जाती है जो उसको दिया जा रहा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आमतौर पे देखा जाता है कि आजकल लोग जो हैं वो फास्ट फूड और पैक फूड जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये फास्ट फूड और पैक फूड किस हद तक जो है ख़तरनाक है इन पेशेंट्स के लिए? फास्ट फूड तो ओवरऑल ही ख़तरनाक है। आपको पता है फास्ट फूड के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स या जो चीज़ यूज़ की जाती है वो ओबेसिटी और इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम की वजह बनती है। और ये ओबेसिटी और ये इटसेल्फ जो है ना बहुत सारी बीमारियों की वजह, जिसमें से शुगर भी ओबीस लोगों को, मोटे लोगों को जल्दी होने का ख़तरा होता है। लेकिन इसकी निस्बत ज़्यादा ख़तरनाक प्रिजर्व फूड जो हमारे पैक्ड फूड होते हैं वो होते हैं, क्योंकि जो हमारे खाने प्रिजर्व किए होते हैं, जो हम जाके मार्केट से बॉक्सेस भी लेते हैं, उनके अंदर कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं जो उस खाने को तो ख़राब होने से बचाते हैं, लेकिन वो प्रिजर्वेटिव्स जो हैं वो कैंसर की वजह बनते हैं। जैसे कि जापान के अंदर बहुत कॉमन है कि वहाँ पर स्टमक यानी कि मैदे का कैंसर का आम पाया जाता है, क्योंकि वहाँ के लोगों की रूटीन है कि वो जो पैक फूड है वो खाते हैं। तो वहाँ पर ये कैंसर आम है, क्योंकि पैक फूड खाने की वजह से वहाँ पर मैदे कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हमारे यहाँ पर कम्युनिटी में भी चूँकि ये फूड आम हो रहा है, तो यहाँ पर भी अब देखा जा रहा है कि खुराकी नाली और मैदे का कैंसर बढ़ रहा है।
उसकी हो सकता है वजह यही हो कि चूँकि आप पैक फूड ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो शायद ये कैंसर की वजह बन रहा हो। तो अभी जैसे आपने बताया है कि पैक फूड और फास्ट फूड तो बहुत ख़तरनाक है, तो ऐसे मरीज़ों के लिए कोई ख़ास डाइट प्लान होना चाहिए? मुतवाज़न ग़िज़ा, प्रॉपर डाइट। सही, यानी कि जो आम रूटीन में जो घर में हमारे चल रहा है वो चीज़ होनी चाहिए। बिल्कुल, अच्छा खाना घर में बना हुआ हो, साफ़ सुथरा हो, जूद हज़म हो। सही। जैसे हम घर में चपाती, चावल, सालन बनता है हमारे घर, सब्ज़ी बनती है, ये खाने अच्छी हैं, मुतवाज़न ग़िज़ा होती है, इसमें सब चीज़ें होती हैं। सैलड यानी कि सलाद, दही का इस्तेमाल, अंडे का इस्तेमाल, दूध, जूसेस, ये चीज़ें चाहिए हमें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये देखा जाता है कि कैंसर का नाम सुनते ही ना पेशेंट घबरा जाता है, तो जो पहले से ही शुगर का मरीज़ है तो उसको जब पता चलता है कि मुझे कैंसर है तो उसको उसके ऊपर क्या असर पड़ता है उसकी दोनों बीमारियों पे? शुगर के पेशेंट ऑलरेडी शुगर के मर्ज़ की वजह से काफ़ी डिप्रेस होते हैं, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है जो कि उसकी ज़िंदगी के साथ रहती है। और शुगर के पेशेंट का ट्रीटमेंट भी आपको पता है कि बहुत मुश्किल होता है, और ट्रीटमेंट के दरमियान पेशेंट की शुगर कंट्रोल ना होने की वजह से वो ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम में फंसा हुआ होता है। उसके बाद उसके ऊपर एक बहुत बड़ी बीमारी आ जाती है कि आपको जी कैंसर का मर्ज़ हो गया। तो ये पेशेंट बाकी मरीज़ों की निस्बत ज़्यादा परेशानी में होते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, क्योंकि उनको 2 बड़ी बीमारियां लाहक हो गई हैं, तो वो ज़्यादा खौफज़दा होते हैं। तो डॉक्टर साहब, फिर ऐसे मरीज़ों को संभालने के लिए क्या तरीक़ेकार होना चाहिए? काउंसलिंग की जाती है, समझाया जाता है उन्हें सही। कि जैसे वो बीमारी के साथ आप लड़ रहे हैं, इस बीमारी से भी आप लड़ सकते हैं। इसके साथ उनकी दोनों बीमारियों को लुक आफ्टर किया जाता है। जो शुगर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनके साथ राब्ते में रखा जाता है। जहाँ कैंसर की बीमारी का इलाज करते हुए कैंसर की दवाई और उसके खाने पीने के ऊपर हम नज़र रखते हैं, ख्याल रखते हैं, वैसे उनकी शुगर कंट्रोल करने में भी मददगार हम साबित होते हैं। तो पेशेंट के साथ हम चलते हैं, उसकी काउंसलिंग करते हैं, उसको समझाते हैं, उनके जहन के खौफ को निकालते हैं, ताकि वो इस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार हो जाए। तो जब पेशेंट वैसे ही खौफ में आ जाता है तो क्या ये एंजाइटी और डिप्रेशन को बढ़ा देता है मरीज़ों में? जी बिल्कुल, एंजाइटी तो आपको पता है पहले से ही है। बिल्कुल। कैंसर आएगा तो कैंसर में भी हमने आपको पहले पिछले प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि एंजाइटी फैक्टर बहुत बड़ा होता है। तो चाहे पेशेंट को शुगर ना भी हो, अगर एक पेशेंट को ऑलरेडी कोई क्रोनिक डिजीज़, कोई पुरानी बीमारी जिसे दायमी मर्ज़ कहते हैं वो है, साथ में एक और दायमी मर्ज़ उसको आ जाता है या ख़तरनाक मर्ज़ आ जाता है, तो ये पेशेंट को एंजाइटी तो बढ़ाएगा, बिल्कुल बढ़ाएगा। तो फिर ऐसी सूरत हाल में ख़ानदान वालों का और दोस्तों का क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए? हाँ जी, ये बहुत अहम बात आपने पूछी है। इस मौके पर ख़ानदान या दोस्त जो हैं वो मरीज़ की हेल्प उस तरह नहीं कर रहे होते जैसे हम चाहते हैं। वो पेशेंट से इतना छुपा रहे होते हैं चीज़ों को, उसको इतना बेखबर रख रहे होते हैं कि उनके इस एक्ट को, उनकी इस तरह की मूवमेंट से पेशेंट और ज़्यादा खौफज़दा हुआ होता है कि पता नहीं मुझे हो क्या गया है कि सब लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं या मेरी कुछ ज़्यादा ओवर केयर की जा रही है। बेसिकली हमने पेशेंट की गिर्द एनवायरनमेंट में स्ट्रेस नहीं क्रिएट करना, बल्कि उसकी एनवायरनमेंट को और रिलैक्स करना है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको अगर हम बता दें कि आपको कैंसर है तो वो कैंसर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, ना कि वो खौफज़दा होकर बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर ख़ानदान और दोस्तों का बहुत बड़ा किरदार होता है कि उन्होंने अपने पेशेंट को डराना नहीं, खौफज़दा नहीं करना, उसको ऐसी इन्वायरमेंट में नहीं लेकर आना कि जिसमें वो और ज़्यादा ओवर कॉन्शियस हो जाए, बल्कि उसको रिलैक्स रखना है और आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ को उसे इस तरफ लेकर आना है कि उसे इस मर्ज़ का पता भी चल जाए और हम उसको इस बारे में तैयार भी कर सकें। देखिए, अगर मैं पेशेंट को बताऊंगा नहीं, उसको किस तरह काउंसल नहीं करूंगा कि आपको क्या मर्ज़ है और इसमें आप ठीक हो सकते हैं, तो मैं उसका ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट कर सकूँगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जब इलाज मुकम्मल हो जाता है कैंसर का तो शुगर लेवल का फिर क्या हाल होता है? हमारा जब इलाज मुकम्मल हो जाता है तो हम पेशेंट को फॉलोअप पे रखते हैं। डिफरेंट ड्यूरेशन में हम उनको बुलाकर चेकअप कर रहे होते हैं। तो जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको हम पहले से एडवाइस कर चुके होते हैं कि वो अपने जो प्राइमरी डॉक्टर है जो शुगर का उनका इलाज कर रहा है वो उसके साथ राब्ते में रहें और अपनी ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखें। और हमारे पास जब भी वो आते हैं तो हम उनके कुछ बेसिक टेस्ट करवा लेते हैं, ख़ुद भी इस चीज़ को मोनिटर करते रहते हैं कि उनकी शुगर कंट्रोल जा रही है, ताकि अगर वो डिस्टर्ब हो तो हम उनको बता दें कि आप इस चीज़ को कंट्रोल करें या इसकी अपने डॉक्टर से मिलकर मेडिसिन को तब्दील करवा लें। अच्छा डॉक्टर साहब, कीमोथेरेपी के बाद क्या शुगर लेवल बिगड़ सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। कीमोथेरेपी ऐसा कोई काम नहीं करेगी कि वो शुगर डिस्टर्ब कर दे, शुगर बढ़ा दे या कम कर दे। होता ये है कि जब हम कीमोथेरेपी या किसी भी कैंसर की दवाई से इलाज शुरू करते हैं,
पेशेंट्स का खाना पीना कम हो जाता है, क्योंकि पेशेंट को उल्टी मतली होती है जिसकी वजह से उसको खाने को दिल नहीं करता। खाना कम करने की वजह से उसका बॉडी का शुगर लेवल वैसे कम हो चुका होता है। वहाँ पर वो अगर मेडिसिन यूज़ करता है तो उसकी शुगर लो हो जाती है, और अगर वो मेडिसिन छोड़ता है तो उसकी शुगर डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर कीमोथेरेपी एड से डायरेक्टली तो प्रॉब्लम नहीं करती, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से पेशेंट की जो डाइट डिस्टर्ब होती है उससे ये शुगर का मर्ज भी जो है डिस्टर्ब हो जाता है। सही। तो इस सब से गुजरने के बाद मरीजों को वापस अपनी दोबारा मामूली ज़िंदगी में आने में कितना टाइम लग जाता है? कुछ पेशेंट जो है वो 1 माह में नॉर्मल ज़िंदगी में आ जाते हैं, कुछ लोगों को 1.5 से 2 माह लग जाते हैं कि वो अपनी रूटीन में आ जाते हैं, उनकी रिकवरी हो जाती है, उनके साइड इफ़ेक्ट्स सारे ख़त्म हो चुके होते हैं, उनका डाइट ठीक हो चुकी होती है। तो 1 से 2 माह लगते हैं कि पेशेंट अपनी रिकवरी फेज़ में आ जाता है। सही। अच्छा, ऐसे मरीजों के लिए जो इलाज मुकम्मल करा चुके होते हैं उनके लिए फॉलो अप कितना ज़रूरी है? हमारे कैंसर के पेशेंट्स में फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। जो पेशेंट कैंसर का मरीज़ अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट करवाता है, तमाम किस्म के कैंसर में हम उसको 5 साल के लिए अपने साथ फॉलोअप पे रखते हैं। 5 साल तक वो पेशेंट हमारे पास आता रहता है। शुरू में उसको जल्दी बुलाते हैं, फिर ड्यूरेशन बढ़ाते रहते हैं। आखिरी सालों में हो सकता है उनसे हम साल में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा विज़िट के लिए कहें, लेकिन जो कैंसर का पेशेंट है उसको हम तकरीबन 5 साल के लिए अपने पास फॉलोअप रखते हैं। अगर उसमें कैंसर उसको दोबारा ना हो तो फिर हम उसको बता देते हैं कि अब आप ठीक हैं, अब वो चाहे हम विज़िट करना ना भी चाहे तो इट्स ओके। अच्छा, बाज़ मरीज़ होते हैं वो इलाज करवाने के बाद जो है ना दोबारा फॉलो अप के लिए नहीं आते, तो उनके लिए क्या होना चाहिए जो फॉलो अप करते ही नहीं है बिल्कुल भी इलाज के बाद? उन मरीज़ों में कैंसर वापस आता है तो वो चूँकि फॉलोअप पे नहीं होते, तो उन बेचारों को उस वक्त पता चलता है जब मर्ज़ दोबारा बढ़ चुका होता है। तो जब दोबारा मर्ज़ वापस आता है तो उस वक्त का इलाज भी मुश्किल है और ठीक होना मुश्किल है, तो वो पेशेंट फिर ज़्यादा मुश्किल में होते हैं। यानी कि फॉलो अप साथ साथ रखना लाज़मी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आपके ख्याल में सबसे बड़ी गलतफहमियां क्या हैं जो इन दोनों बीमारियों के रिलेटेड जो हैं अवाम में फैली हुई है? ज़्यादा बड़ी गलतफहमी कैंसर के बारे में है। कैंसर एक जानलेवा मर्ज़ है, जिसको कैंसर हो गया वो मर जाएगा। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि कैंसर से ज़्यादा बड़ी बीमारी दिल का मर्ज़, शुगर का मर्ज़ और ब्लड प्रेशर है। हम अगर अपने इर्द गिर्द देखें तो हमारे कैंसर के मरीज़ इतने ज़्यादा नहीं मरते जितने लोग शुगर की मरीज़ से, ब्लड प्रेशर के मर्ज़ से और दिल के मर्ज़ से मर जाते हैं। तो ये गलतफहमी है कि कैंसर की बीमारी ज़्यादा बड़ी जानलेवा बीमारी है, ज़्यादा ख़तरनाक है। हम मानते हैं कि मर्ज़ थोड़ा ख़तरनाक है, लेकिन इसकी निस्बत बाकी मर्ज़ इससे ज़्यादा भी ख़तरनाक है। तो ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि कैंसर का मर्ज़ ज़्यादा जानलेवा साबित होगा। हो सकता है कैंसर का मरीज़ कैंसर से ठीक हो जाए और वो कुछ अर्से बाद दिल के किसी आर्जे में या फिर ब्लड प्रेशर की वजह से इस दुनिया से चला जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका कि आपने इतनी अहम मालूमात हमें दी और अपना कीमती वक्त हमें दिया। आप सब सुनने वालों से भी, नाज़रीन से भी ये कहना चाहूँगा कि अगर आप या आपका कोई अजीज़ कैंसर या डायबिटीज़ के जैसी बीमारी में मुब्तला है तो फौरी तौर पर किसी माहिर डॉक्टर से रब्ता करें। हमारा इदारा कैंसर स्पेशल क्लिनिक हर मरीज़ के लिए इलाज, उम्मीद और आसानी की एक कोशिश है। अगले हफ्ते हम एक और मौजू के साथ दोबारा आपके साथ मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।